वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो बहुत 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 ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस जिन बच्चों का भी प्री हो गया और उनका मैसेज आया कि सर मेंस के लिए लॉजिकल रीजनिंग का जो बचा हुआ पार्ट है वो कराने का। तो मैं आज से, इनफैक्ट मैं कल से ही मैंने आपको एक IBPS क्लर्क मेंस और SBI क्लर्क मेंस के लिए जो एनालिसिस था वो मैंने एनालिसिस दिया और आज से मैं आ चुका हूँ आपके लिए प्रॉपर चैप्टर के साथ। देखो, सबसे पहले तो प्री से जो मेंस तक पहुंचने का सफ़र है बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है कि एक ऐसा सफ़र जिसमें पहला पड़ाव हम पार कर चुके हैं, बड़ा मुश्किल सा होता है उसको पार करना, लेकिन आपने कर लिया है। बट यहाँ पे आके जो एक इत्मीनान वाली, एक सेटिस्फैक्शन वाली जो चीज़ है वो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उससे बड़ा स्टेज है। और दूसरी बात ये कि आप वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, एक स्टेप क्लोजर टू योर एम और गोल्स, उन सपनों के आसपास पहुंचने लग गए हो। कुछ कदम आपने बढ़ा लिया है जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कमज़ोर मत पड़ना, अपने आप को हेल्दी रखिए, फिट रखिए, फिजिकली, मेंटली, और प्रिपरेशन करते रहिए बहुत शानदार तरीके से। पैटर्न मैंने आपको बता दिया था कि हर दिन मेंस का एक सेट आपने लगाना ही लगाना है, पॉसिबल हो तो 2 भी लगा लीजिए, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ये बातें हमने ऑलरेडी कर रखी है, आप प्रीवियस जो लेक्चर है मेरा उसको टच कर सकते हो इस चीज़ के जानकारी के लिए। आते हैं डायरेक्टली टॉपिक पर। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मेंस के लिए जो लॉजिकल रीजनिंग है, लाइक स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ड्राइंग इन्फ्रेंस, ये 5 टॉपिक तो पढ़ाऊंगा। साथ में मेंस में पूछे जाने वाले वैसे टॉपिक जो ऑलरेडी प्री में आपने कर रखा है वो भी आपको सिलॉक्स का रिवर्स पैटर्न में पढ़ाने वाला हूँ। कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस कोडेड, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के मेंस का सेगमेंट, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट आउटपुट एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो रिजल्टेंट बेस्ड होता है वो मैं कराने वाला हूँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से। तो आज के क्लास में मैं लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। बहुत ही ईजी, बड़ा ही शानदार, लेकिन उतना ही ट्रिकी होता है। आपको अब ऐसा समझ लो कि एक ऐसा जाल सा बन जाएगा स्टेटमेंट के आपके आसपास, जिसको पार करना है, उस बैरियर को तोड़ने के लिए तोड़ने के लिए जो नीचे कंक्लूजन या एजम्पशन होगा, बड़ा मतलब थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, आप उसमें उलझने से लग जाते हो। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ वर्ड्स, कुछ पैटर्न, कुछ आइडियाज़ अगर आपके दिमाग में हो इस चैप्टर को हैंडल करने का, तो आप बड़ी आसानी से इसका सोल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं कि एक्चुअल में ये जो वर्ड है अजम्पशन, ये होता क्या है और बैंकिंग में पूछे जाने की क्या रीजनेबल रीजंस है, क्यों पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझो, लेट्स सपोज कि आप बैठे हो भी स्क्रीन के सामने, इस वीडियो को देख रहे हो और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ये वीडियो मैंने कहाँ रिकॉर्ड किया है। आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता। हाँ, मैं कई बार ये बोलता हूँ कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मैं दिल्ली में कहाँ से रिकॉर्ड किया मैंने ये वीडियो, आप सिर्फ आइडियाज़ ही लगा सकते हो कि दिल्ली में इस इलाके में हो सकते हैं, लक्ष्मी नगर में हब है वहाँ हो सकते हैं, मुखर्जी नगर में हब है वहाँ हो सकते हैं, मुनिरका हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ प्लेसेस आर देयर। क्या आप 100% कोई भी दे सकते हो? नहीं ना। अगर किसी ने ऐसा बोला कि नहीं सर जो है वो लक्ष्मी नगर में ही रहते हैं, पॉसिबिलिटी है होने के, तो जितनी पॉसिबिलिटी है होने की उतनी ही पॉसिबिलिटी है ना होने की। और ये होने और ना होने की कंडीशन में आपको लाने के लिए जो डेटा है जो कि प्रॉपर नहीं है, वही एजम्पशन क्रिएट करवाता है। इसको एक और एग्जांपल से सपोज करिए। लेट्स सपोज कि आपका एक दोस्त V3S मॉल के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी में दिखता है और आप पूछते हो उससे, या आप अपने मन में सोचते हो कि यार इसके पास इतनी खूबसूरत गाड़ी कहाँ से आ गई। वैसे खूबसूरत मैंने जो बोला और आपके दिमाग में जो बात आई, आप उसको भी ले सकते हो। चलो उसी एग्जांपल पे आ जाते हैं कि आपका दोस्त एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा है जिसको आप नहीं जानते। आपके दिमाग में क्या क्या आ सकती है बात कि वो उसकी फ्रेंड हो सकती है, वो उसकी रिलेटिव हो सकती है, माइट भी सिस्टर हो सकती है, कोई अननोन एक्वेंटेंस हो जो एड्रेस पूछ रही हो, या फ्रेंड से थोड़े से ऊपर लेवल की हो सकती है।
अच्छा, ये जो हो सकती है मे बी और कैन बी की कंडीशन आपके दिमाग में वो बस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चेकआउट करना पड़ेगा। यही क्रिएट करता है अजम्पशन, दैट इज अजम्पशन, जहाँ पर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के बगैर अपने आप को इन्वॉल्व करते हो उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, और वहाँ पर किसी भी चीज़ के होने या ना होने के बारे में सोचते हो, दैट इज अजम्पशन। लेकिन मैं एक और बेहतरीन एग्जांपल देना चाहता हूँ और उसके बाद हम चलेंगे इस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की तरफ। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियरली मैंने मेंशन किया कि एजम्पशन अगर आप चाहते हो प्रॉपर सॉल्व करना, आपके 2 से 3 लॉजिकल रीजनिंग में जो टॉपिक है एजम्पशन के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन और सिलेक्शन ना होने के बीच में। तो क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में। अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेते हो ना, बड़े आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या है, राइट थिंकिंग एंड सफिशिएंट प्रैक्टिस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लॉजिकल रीजनिंग के जो 5 टॉपिक के मैंने अभी अपने नाम लिए थे, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं तो पता है बच्चे क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों के साथ वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, गलतियाँ उतनी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, राइट। क्या लिखा है, दीज कैन हेल्प यू टू डू क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इजिली। क्वेश्चन इन दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ, स्टेटमेंट में क्या क्या होता है। आप जब क्वेश्चन रीड करोगे ना तो उस क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिलेगा ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं, है ना, उसके बाद क्या, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया जाता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स और बेस्ड ऑन कंडीशन। एडवर्टीजमेंट ज़्यादातर दिया जाता है। अच्छा, एडवर्टीजमेंट की जब भी बात की जाती है ना तो पॉजिटिव ही कंसीडर करना पड़ता है। जैसे सपोज कर लो कि एक पर्टिकुलर अपैरल्स की कंपनी है, मैक्स मान लिया, या किसी एक कंपनी एडिडास मान लिया। एडिडास ने एक बड़ा सा बैनर लगवा दिया निर्माण विहार मेट्रो के बाहर कि जो कोई भी एडिडास के कपड़े पहन के एडिडास के आउटलेट में उनके कपड़े खरीदने जाएगा, उनको एक के ऊपर एक दे दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया एडिडास की कंपनी ने। अच्छा, अब ये जो कंपनी है, इन्होंने ये क्या सोच के बोला होगा, यू हैव टू थिंक दैट। अगर आप वो सोचने में सक्सेसफुल होगे, आपको जंक्शन निकालने में आसान हो जाओगे। सिंपल सा मतलब ये है कि यू हैव टू एंटर इन द शूज ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द एडवर्टीजमेंट और स्टेटमेंट। इफ यू आर एबल टू डू द सेम, यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट आंसर। अब उसने क्यों किया होगा, उसने ऐसा सोचा होगा कि या तो बहुत सारे लोगों के पास एडिडास के कपड़े ऑलरेडी होंगे, या जिनके पास नहीं होंगे वो पहले एडिडास के कपड़े खरीदेंगे नॉर्मल मार्केट से, कहीं से भी, ताकि इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का फ़ायदा उठाया जाए। पहला। दूसरा ये हो सकता है कि जिसके पास एडिडास के कपड़े ऑलरेडी होंगे वो तो 100% एडिडास के आउटलेट को विजिट करेगा, और वो आएगा और उनको पता है कि एक के बदले में एक है, वो खरीदेंगे, तो वो खरीदने आ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो बेसिकली आपको सोचना ये पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट जो दिया गया वो क्या सोच के दिया गया होगा। दैट इज अपील। अपील की जाती है किसी आफ्टर 9 यू डोंट हैव टू यूज दिस रूट बिकॉज देर इज अ डेंजर, देर इज समथिंग दैट विल स्टॉप यू। ये अपील लगा दिया गया किसी पर्टिकुलर रूट पे। ये क्यों लगाया गया होगा, क्या सोच के? ऐसा सोच के लगाया गया होगा कि जो 100 लोग इस रास्ते से आने वाले होंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, उनको ऐसा लगेगा कि ये लगाया गया है, जरूर कुछ बात होगी। उस 100 में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बात को नहीं मान सकते, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बात को मानेंगे। 100% श्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन अपील किया गया है। इसके पीछे बेसिक फंडा ये रहा होगा कि लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। जैसे अपील कैसे की जाती है? If you are riding and if you want to ride safe, you have to wear helmet। क्यों किया जाता है? ताकि लोग यूज़ करेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन अपील भी। वैसे क्या एडवाइस, सजेशन किसी को एडवाइस क्यों दिया जाता है? See, I know something about something and I am giving you some advice, it's all up to you। मैंने दे दिया, जरूरी नहीं 100% आप कंसीडर करोगे, 100% आप मानोगे। मैं बार बार सीखता हूँ कि आप प्रैक्टिस ऑनलाइन करो, ऑफलाइन भी करो, नहीं करते हो। और ये मैं ऑनलाइन नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं ऑफलाइन जहाँ बैचेज पढ़ा रहा हूँ, 600-800 बच्चे हैं वहाँ पर ऑनलाइन बैचेज में पढ़ा रहा हूँ। उनकी भी ये कंडीशन, वो अपने मन से करते हैं, जो मन में आता है वही, रिजल्ट नहीं होता है तो बाद में रोते हुए आ जाते हैं कि सर मेरा तो रिजल्ट ही नहीं हो पाया। मैं कहा बेटा
टिक करो 5 पॉइंट पे। मैंने बोला था 8-9 आवर्स का शेड्यूल बनाया सर, शेड्यूल बनाता वो तो हो ही नहीं पाता है बेटा, एक पॉइंट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है 4 कर पाओगे। दूसरा, क्या आपने सब्जेक्ट टारगेट किया था कि इस सब्जेक्ट में किस में कितने अच्छे हो आप, किस में कितने ख़राब हो? क्या किया सर, इतना एनालिसिस कौन करेगा, टाइम नहीं, चलो दूसरे में फेल हो गए। क्या तीसरा आपने किया था, क्या सब्जेक्ट के अंडर टॉपिक वाइज आपने किया था कि इस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना, इस पर सर इतना कौन करता है, मैं तो पूरा टेस्ट ही लगा लेता हूँ, उसी में सारा हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, थर्ड फेल हो गए। क्या आपने चौथा किया था, अपनी प्रॉपर शेड्यूलिंग की थी? नहीं की थी, कैसे हो पाएगा? पाँचवा, क्या आपने अपने प्रोस एंड कॉन्स, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझा था? नहीं। आप बेटा 5वें पॉइंट पे फेल हो, आपको रिजल्ट चाहिए, कैसे हो पाएगा? रिजल्ट इज समथिंग दैट डिमांड समथिंग, अगर आप वो दे रहे हो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, अब क्या लिखा है, एडवाइस एंड नोटिस। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसको पढ़ने के बाद ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि ये जिसके लिए दिया गया या लिखा जा रहा है वो इसको करने की कोशिश करेंगे। 100% लोगों की गारंटी नहीं ले सकते, दैट इज समथिंग अजम्पशन, ठीक है, ओके। क्या एंड फॉलोड बाय अजम्पशन विच आपके फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर यही आपको मिलेगा, इम्प्लिसिट 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 इम्प्लिसिट। दूसरा वर्ड हो सकता है एक्सप्लिसिट। अब इंपॉर्टेंट है कि ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या है, ये तो ऑप्शन से ही अपन रीड कर लेंगे। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में डिफरेंस क्या है? ये सपोज कर लो कि मैं 2 लोगों के साथ खड़े होकर बात कर रहा हूँ क्रिकेट मैच के बारे में, अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, एक तीसरा पर्सन आता है, वो क्रिकेट के बारे में ही अपना कुछ राय, अपनी कुछ सजेशन, अपना कुछ अजम्पशन देता है, दैट इज इम्प्लिसिट, यानी कि सपोर्टेड द टॉपिक, रिलेटेड टू द टॉपिक। लेकिन कोई थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन आता है और वो उसमें फुटबॉल घुसेड़ देता है। अच्छा, क्रिकेट की बात कर रहे हो, हाँ, उसमें एक फुटबॉलर आया था, उसने फुटबॉल से किक मार के छक्का मार दिया था, ऐसा कुछ कर देता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। मतलब वो उस टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है, उससे डिफरेंट है, कैमोफ्लेज्ड है ना, उस डायरेक्शन में नहीं है, क्या हो जाता है एक्सप्लिसिट। एकदम सिंपल, बहुत सिंपल होता है, कनेक्टेड इम्प्लिसिट, सपोर्टेड इम्प्लिसिट, अगर उसके अगेंस्ट तो एक्सप्लिसिट हो जाएगा। डन। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, यही था। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज एन अजम्पशन? क्लियरली मेंशन कर दिया, एन अजम्पशन इज द हिडन पार्ट ऑफ ए स्टेटमेंट विच इज अज्यूम्ड, सपोज्ड एंड टेकन फॉर ग्रांटेड। मैं आपको इसको आप रीड कर लेना, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक चीज़ समझाता हूँ, क्या मैंने यहाँ पर लिखा है उसको नहीं मेंशन किया। अच्छा, सपोज कर लो कि आप एक बहुत अच्छी बिल्डिंग के सामने पहुँचते हो, जिसका आउटर अगर आप देखोगे बहुत शानदार डेकोरेशन किया गया है, शीशे लगे हैं, दीवार अच्छी है, उसके ऊपर टेरेस है, तो ये, हाँ एग्जाम्पल। तो आपने देखा एक्सटीरियर, आपसे पूछा गया कि आपने इस बिल्डिंग में क्या देखा, आप कहोगे सर बहुत अच्छा एक्सटीरियर है, शीशे लगे हैं, देखने में लुक वाइज बहुत अच्छा है। लेकिन क्या उस बिल्डिंग में सिर्फ उतना ही है जितना आपने देखा है? क्या उस बिल्डिंग का कुछ ऐसा पार्ट भी है जो उस ज़मीन के ऊपर ना हो, कि उस ज़मीन के नीचे, जो उस बिल्डिंग को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो हिडन है? आंसर है यस, वही अजम्पशन है। इसका मतलब सिंपल सा ये कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है उससे रिलेटेड जो चीज़ आप सोच सकते हो, या आप ये सोचो कि वो स्टेटमेंट क्यों दिया गया है, अगर आप वो क्यों तक रीच बना पा रहे हो, इट मीन्स आप अजम्पशन सोच पा रहे हो, वाई इट इज़ गिवन। और अगर नीचे दिए गए अजम्पशन में वो वाई आप ढूंढ पा रहे हो, इसका मतलब आप अजम्पशन तक रीच बना पा रहे हो, यही हमें करना है। बहरहाल मैं ये भी आपको बताता हूँ क्या लिखा है, समथिंग दैट इज नॉट क्लियरली मेंशन इन द स्टेटमेंट बट इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इट। मेंशन नहीं है बट पार्ट उससे कनेक्टेड है। व्हेन समबडी सेज समथिंग ही डज नॉट पुट एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज आइडिया इनटू वर्ड्स। होता है ना, अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है और अपन सारा नहीं रखते, कुछ बोल देते हैं और कुछ छोड़ देते हैं समझने वालों पे कि भाई अगले 2-4 वर्ड्स तो आप ही समझ लो, समझ रहे हैं, दैट इज अजम्पशन। चलो, मैं बहुत सारी बातें दे चुका हूँ, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है उस पर, क्या क्या लिखा है। पॉइंट 1 समझिए, ऑलवेज चेक वेदर एन अजम्पशन इज इम्प्लिसिट और नॉट बाय कीपिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द सब्जेक्ट। समझ रहे, मतलब आपको बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यू हैव टू थिंक एज ए राइटर ऑफ एडवर्टीजमेंट, एज ए राइटर ऑफ नोटिस। समझ रहे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्यों किया गया। थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन सेइंग द लाइन इन द स्टेटमेंट, द पर्सन गिविंग द एडवर्टीजमेंट, द पर्सन गिविंग समथिंग।
समझ आ रही है बात? मैंने लिखा, किसी ने लिखा होगा, क्यों लिखा होगा ये आप तब समझ पाओगे जब आप अपने आप को सोचोगे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। नेक्स्ट, ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ द कीवर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस सच एज, बहुत ध्यान से पढ़ना ये वाला है। मोस्ट, लेट मी राइट फॉर यू। आपको क्या क्या समझना है? आपको समझना है यहाँ पर दिस वन, मोस्ट, ओनली, ऑल, बेस्ट, डेफिनेटली, etc. द स्टेटमेंट इज सपोज टू बी रीड केयरफुली टू पिक द राइट अजम्पशन। ये कुछ ऐसे वर्ड है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा, और अजम्पशन में अगर ये सारे वर्ड शामिल कर दिया जाता है ना, वो इम्प्लिसिट नहीं होता है, ज़्यादातर एक्सप्लिसिट हो जाता है। मतलब रिस्ट्रिक्शन जहाँ लगने लग जाए, जहाँ पर होल की बात करने लग जाता हूँ, जहाँ पर सुप्रीमेसी दिखाने की बात की जाती हो, यहाँ पे 100% श्योरिटी दिखाने की बात की जाती हो, अजम्पशन एक्सप्लिसिट हो जाता है। और डिटेल्स में शायद मैंने इस पीपीटी में लिख रखा है, दिखाता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट की पॉइंट विच हेल्प यू टू एनालाइज गिवन है, इसमें एक एक करके रीड करते हैं, समझाते हैं आपको क्या लिखा है। सम वर्ड्स लाइक ओनली, ईच, एनी, एवरी, ऑल, क्वेश्चन इंडिकेटिंग वर्ड्स वाई, व्हाट, answer indicating words therefore, definitely, but, certainly exist in the assumption, and that assumption will always be explicit. Let me tell you very clearly, वो सारे का सारा assumption explicit हो जाएगा, मतलब false हो जाएगा। Make sure you have to write this. क्या क्या है यहाँ पर? ओनली, restriction, each, any, every, all, और why, what, definitely। ये सारे ऐसे वर्ड है जो हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन से आंसर निकालने में, राइट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? सम वर्ड्स लाइक सम, टू अ लार्ज एक्सटेंट, मेनी, मच एग्जिस्ट इन द अजम्पशन दैट विल ऑलवेज बी इम्प्लिसिट। याद रहेगा? ये आपका हेल्प करेगा ये कीवर्ड्स। नेक्स्ट, एनी assumption that is conveying the message of advertisement, make sure, यहाँ पे लिखा है message of advertisement, notice and appeal, that assumption will always be implicit. assumption, notice, appeal, I am repeating, मैंने इनिशियली भी बोला, मैंने लिख के भी रखा था कि आपको बता पाऊँ ये इम्प्लिसिट होगा और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और बेटा ये जो है ना पीपीटी और ये जो वीडियो है ना, केवल बैंकिंग में, क्लैट में भी हेल्प करेगा आपको, क्योंकि बड़ा पार्ट होता है वहाँ पे। नेक्स्ट, एनी एजम्पशन दैट इज टॉकिंग अबाउट, बहुत ध्यान से सुनना, सोशल वेलफेयर हमेशा हेल्प करेगा, पॉजिटिव रहेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑलवेज, जैसे आरबीआई का आता है, बजट का आता है, गवर्नमेंट का आता है, अजम्पशन विल ऑलवेज बी इम्प्लिसिट, ट्रू। कुछ चीज़ें दोबारा देख लो, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़, अपील, सोशल वेलफेयर, पॉलिसी, ये सारे इम्प्लिसिट होते हैं। लेकिन वही वर्ड जो रिस्ट्रिक्ट करता हो, जो डेफिनेट बताता हो, वो एलिमिनेट कर देता है उसको। इफ एनी एजम्पशन शोइंग द वर्ड्स लाइक सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, दैट विल ऑलवेज बी ट्रू और इम्प्लिसिट। बेटा अगर इस पर्टिकुलर पेज को आप ध्यान से ये जो वर्ड मैंने मेंशन किया उससे रिलेटेड लिख लेते हो और याद कर लेते हो, तो अजम्पशन के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। डन? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। एंड एक एग्जाम्पल आपके लिए, सॉल्यूशन मैंने मेंशन कर दिया ताकि आप देख पाओ क्या लिखा है। We offer the best training in the field of computer. An advertisement. एक एडवर्टीजमेंट में क्या बोला है कि मैं कंप्यूटर में बेस्ट ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा, उसने ऐसा एडवर्टीजमेंट क्यों दिया होगा? सोचो, अगर किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, कुछ भी लिखा जा रहा हो, जैसे साबुन का है, शैम्पू का है, एडवर्टीजमेंट दिया जाता है कि ये शैम्पू लगाने से आपके सर की खुजली ख़त्म हो जाएगी, आपके सर का डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। ये स्पेसिफिक ये लाइन क्यों लिखी जाती है? ये इसलिए लिखी जाती है कि जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे उन लोगों को लगेगा कि हाँ आ गया रामबाण, आ गया इलाज, चलते हैं इसके पास। मतलब एडवर्टीजमेंट देने वाले ने इतना दिमाग लगाया है, तो ऐसी एडवर्टीजमेंट देने वाले उतना दिमाग लगाया होगा कि वो लिखेगा कि वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, लोग उनके पास आएंगे, क्योंकि आज के दुनिया में लोग शॉर्टकट बेस्ट ढूंढ लेते हैं, तुरंत ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? पीपल आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग ट्रेनिंग इन कंप्यूटर्स, ऑफ कोर्स पीपल वांट द बेस्ट ट्रेनिंग। दोनों चीज़ें हैं। नाउ वी हैव टू थिंक विच वन इज कनेक्टिंग, इधर बोथ कनेक्टिंग, क्या दोनों कनेक्ट कर रहा है? सिंस एन एडवर्टीजमेंट ऑफर्स बेस्ट ट्रेनिंग
In the field of computer, it must be assumed by the advertisement that people want computer training. अगर लोगों को नहीं लगता तो वो क्यों ही ऐसा देते एडवर्टीजमेंट? लग रहा है कि कंप्यूटर ट्रेनिंग चाहिए और लोग बेस्ट ढूंढ रहा है, दे दो। उसके बाद क्या लिखा? क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? यस, ट्रेनिंग द बेस्ट ट्रेनिंग सो बोथ अजम्पशन आर इम्प्लिसिट। बस आपको यही यहाँ से समझना है। यहाँ पर कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, बैंकिंग के लेवल का क्वेश्चन आ गया है, बट अगर आपने ये समझ लिया तो बेटा बड़ी आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करना। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या लिखा है? स्टेटमेंट, हंग्री स्टमक डू नॉट अंडरस्टैंड हाई वैल्यूज। अगर आप भूखे हो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको खाना मिलने के लिए कुछ भी करना पड़े आप करोगे, मारना पड़े कर देते हैं दुनिया में, अपने आए दिनों केसेस देखे होंगे, कुछ भी करना पड़े कर दोगे। एंड इकोनॉमिक एथिक्स, दे विल वोट फॉर अ मैन हु गिव देम राइस। यहाँ पर राइस का मतलब बेसिकली राइस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हंग्री से मतलब कि तो भूख के खाना से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अ पॉलिटिकल एनालिस्ट ऑन वाई अ पर्टिकुलर पार्टी वोन द इलेक्शन। ओ क्या बात है, बहुत शानदार। क्या कह रहा है? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट लाइक यू, मी एंड एनीबडी, वो एक पर्टिकुलर पार्टी जो जीत गई है उसके बेसिस पे क्या कह रहा है कि देखो वो इसलिए जीत गई है क्योंकि ज़्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भूखे थे, जिनको खाने की कमी थी, उन्होंने उनको खाना दिया, और जिनके पास खाने की कमी है उसको क्या फ़र्क पड़ता है कौन दे रहा है? हुएवर इज गिविंग ना, इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई दे रहा है, बस भूख मिटी, वोट लो तुम, कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए नहीं बोलूँगा मैं। आगे क्या लिखा है? पर्टिकुलर पार्टी वन, अजम्पशन, अ लॉट ऑफ पीपल आर हंग्री, राइस वॉज नॉट अवेलेबल प्रीवियसली, राइस वॉज अवेलेबल ओनली लिमिट क्वांटिटी, नाउ यू हैव टू थिंक आउट ऑफ दीज। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर बात की गई है कि हंगर स्टमक डू नॉट अंडरस्टैंड, वो क्यों किया गया होगा भाई? लोग भूखे रहे होंगे तभी तो ये इंफॉर्मेशन दी गई है। वो लोग भूखे रहे होंगे, उनको राइस, उनको फूड दिया होगा, वोटिंग की होगी उन्होंने, तभी तो हमें ये आइडिया लगा कि ऐसा भी होता है। अगर नहीं पता होता तो क्यों ही बोलते? क्या लिखा है सोल्यूशन? द एनालिस्ट टेक ऑफ हंगर स्टमक, सो पीपल विद हंग्री स्टमक मस्ट बी एग्जिस्टिंग। तभी तो ये इंफॉर्मेशन है, यही तो समझना है अपने को। नेक्स्ट क्या कह रहा है? राइस वॉज नॉट अवेलेबल प्रीवियसली। क्या राइस बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं था? नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास अवेलेबल नहीं था, कम क्वांटिटी में रही होगी। सो मेरे नज़रिए से देखे, फर्स्ट तो इम्प्लिसिट है, सेकंड इज नॉट इम्प्लिसिट दाउ इट लुक्स अदरवाइज, है ना? सेकंड नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला कि राइस था ही नहीं दुनिया में, नहीं ऐसा नहीं था। जिनके किसी के पास था तभी तो उन्होंने किसी को दिया जिसको रिक्वायरमेंट थी। किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, किसी के पास कम है, वो बड़े पैसे वाले कम पैसे वालों से कुछ भी करा लेता, देखे, वही तो कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? राइस वाज अवेलेबल ओनली लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ कोर्स। सो आपका कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3, सॉरी एजम्पशन 1 और एजम्पशन 3 इम्प्लिसिट है। क्यों? क्योंकि वो इस पर्टिकुलर लाइन को क्यों लिखा गया होगा, जब आप ये सोचते हो तो उसको सपोर्ट कर देता है, दैट्स वाई इम्प्लिसिट। समझ आई बात? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर कर पा रहा होगा। नेक्स्ट, Students at school A must get a better education than students at school B because the grade point average of students at school A is higher than that of students at school B। अच्छा क्या कह रहा है ये समझो। कह रहा है कि जो ग्रेड है स्कूल A के बच्चों का वो बेहतर है एज कंपेयर टू ग्रेड B स्कूल B। तो ऐसा मान लेते हैं कि ग्रेड ए का, सॉरी जो ए वाले हैं ना, उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिली होगी। क्या ये 100% श्योर है? स्टेटमेंट पे गिवन है तो मान लेते हैं। आप एनालाइज करो। ऐसा भी तो हो सकता है कि पैरामीटर ऑफ गिविंग द ग्रेड्स टू द स्टूडेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। हो सकता है कि ए वाले का पैरामीटर अलग हो, बी वाले का पैरामीटर अलग हो। ए ने ऐसा चेक किया कि उन्होंने ज़्यादा मार्क्स दे दिए, बी ने ऐसा चेक किया कम मार्क्स दे दिए। इज देयर पॉसिबिलिटीज? आंसर इज यस, बिल्कुल है। आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा अजम्पशन को कनेक्ट करने के लिए। नाउ कम टू द अजम्पशन। द क्लेम अबव डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। अच्छा ये मेंस से लिया गया क्वेश्चन है, IBPS क्लर्क में पूछा गया, मेंस में क्वेश्चन है। द क्लेम अबव, जो ऊपर का क्लेम है, द क्लेम अबव डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। इस पर किस पर डिपेंड करता है? क्या समझना पड़ेगा? स्टूडेंट्स एट स्कूल ए मस्ट गेट बेटर एजुकेशन देन स्टूडेंट्स at school B because the grade point average of students at school A is higher than school B, B से ज़्यादा है इसलिए।
कौन सा इसमें लाइन है जो सपोर्ट करता है? द एवरेज ग्रेड अर्नड बाई स्टूडेंट्स इज अ गुड मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट ए स्टूडेंट रिसीव। अब क्या कह रहा है कि एवरेज जो ग्रेड है जो हमने बच्चों को दिया वो एक्चुअल मेजर है बच्चों के अंदर के कैपेबिलिटी को चेक करने का। आई डू नॉट सपोर्ट। इफ यू सपोर्ट योर आंसर विल बी डिफरेंट। मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। फिलहाल आगे चल लेते हैं। क्या लिखा है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एट स्कूल ए आर गिवन मोर एम्फेसिस। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात ही नहीं की गई है। द ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स एट द टू स्कूल आर रफली द सेम। इसकी बात ही नहीं की गई है। रफली सेम है या डिफरेंट हो सकता है कि पहले में अलग हो दूसरे में अलग हो, है ना। तो ये जो सेकेंड और थर्ड है ये तो 100% एलिमिनेट हो गया। अब पहले लाइन को पढ़िए। पहले लाइन में मैंने तो क्या बोल दिया? आई डू नॉट सपोर्ट। मतलब मैं जनरल एक बात ये कह दी कि देखो किसी बच्चे का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, उसकी ग्रेडिंग अच्छे हैं, तो वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत ब्रिलियंट होगा। दुनिया ऐसा मानती है, मुझे भी मानना चाहिए। बट मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखे, इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि कोई बहुत मेधावी, होशियार, समझदार, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरे सामने। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो उन बच्चों के कंपैरिजन में थोड़े डाउन थे, थोड़े कम थे, सोने वाले थे, पढ़ने कम वाले थे, उनका रिजल्ट हुआ है अच्छी जगह पर, बैंकिंग में। समझ रहे? लेकिन अगर बात करें नॉर्मल पैटर्न की तो ये सपोर्ट करता है। द एवरेज ग्रेड अर्नड बाय ए स्टूडेंट, एवरेज निकाला गया सबको मिला के, इज अ गुड मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट ए स्टूडेंट रिसीव। एक मेजर कंसीडर किया जाता है कि उन्होंने रिसीव किया। ऑफ कोर्स ऑप्शन बी विल सपोर्ट दिस लाइन। समझ रहे? सो दैट्स वाई कंक्लूजन 1 इज 100% करेक्ट। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थोड़ी लंबी हो गई है बेसिक्स बताने के चक्कर में। कुछ क्वेश्चंस में और इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास जो कल हमारी होगी वो आर्ग्यूमेंट की होगी, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सॉल्व एटलीस्ट 50 क्वेश्चन ऑफ ए स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, क्योंकि इसमें नॉर्मली ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों की कंडीशन यही रहती है, वो जितना सॉल्व करते हैं गलतियों की रेशियो बढ़ जाती है। लेकिन यकीन मानो अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा आपके दिमाग में, चीज़ों को लेके, डेटा को लेके कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, ये आपको समझ में आने लग जाएगा और फिर आप बड़ी आसानी से इसका सॉल्यूशन करने लग जाएंगे। राइट? सो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।